हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 10th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो गुड लक उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है आज। बहुत अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट को अटेंड कीजिएगा। एंड यस, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट आता है, करंट अफेयर से आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं जिससे हमको भी आइडिया हो जाए कि क्या ट्रेंड चल रहा है और हमें पीओ एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके है जी। सो देख लेते हैं हम 10th ऑफ अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात होगी आज के इंपॉर्टेंट डे से। आज के इंपॉर्टेंट डे पे बात करने के बाद हमें आज बात करनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है। अब उस मीटिंग में क्या होता है, आपकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको डिफाइन किया जाता है, हम वो देखेंगे। फिर यहाँ पे पार्लियामेंट से कुछ बिल पास हुए हैं, उन बिल पे डिस्कशन हम करने वाले हैं। और हमें देखना है कि आईआईएम अहमदाबाद का पहला ओवरसीज कैंपस, मतलब पहला इंडिया के बाहर कैंपस किस कंट्री में ओपन हो रहा है। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज हम सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती। हम सभी को पता है कि जैन धर्म में, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 23rd नंबर के तीर्थंकर से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, पार्श्वनाथ जी। और 24th नंबर के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। और आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी लोगों को हैप्पी महावीर जयंती। महावीर जयंती को हम महावीर जन कल्याणक के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जो कि 24th नंबर के एंड लास्ट तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। यहाँ पर जो 13th डे होता है चैत्र मंथ का, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 13वां जो दिन होता है चैत्र मंथ का, उस दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। और इस साल 2623 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है। भगवान महावीर स्वामी जी का रिलेशन इक्ष्वाकु वंश से या फिर इक्ष्वाकु डायनेस्टी से था। भगवान महावीर स्वामी को हम वर्धमान के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म 540 बीसी में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो प्रेजेंट डे में वैशाली बिहार में है। अब यहाँ पे जैन धर्म के 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो पहले जो 4 व्रत हैं वो पारशुनाथ भगवान ने दिए थे। और 5वें नंबर का जो व्रत है ब्रह्मचर्य, इसे भगवान महावीर स्वामी ने एड ऑन किया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी का पीवाईक्यू है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। 4 डॉक्ट्रेन जो है वो पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं और 5वें नंबर के डॉक्ट्रेन को एड ऑन किया है भगवान महावीर स्वामी ने। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण, निर्वाण मतलब हो गया आपकी मोक्ष की प्राप्ति, कब हुई थी? 72 की एज में 527 बीसी में हुई थी, पावानगर में। पावानगर जो है वो बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। आई होप आप लोग ने जैनिज्म को काफी स्टडी किया होगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म एंशियंट हिस्ट्री के 2 ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज 10 अप्रैल को हम एक और इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी का क्या रोल है हेल्थ केयर में? होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए हर साल हम 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। साथ ही साथ आज बर्थ एनिवर्सरी भी है डॉक्टर सैमुअल हैनमन की, जिन्हें फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। नाउ बात करते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है अध्ययन, अध्यापन एंड अनुसंधान, मतलब एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की। क्लियर? तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ बात कर लेते हैं अब हम अपने देश दुनिया की बाकी खबरों पे। कुछ बिल पास हुए हैं, उन बिल पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 10 तारीख को या 10 तारीख से पहले मार्च मंथ की मंथली मैगजीन लॉन्च हो जाएगी। तो मार्च मंथ की कंप्लीट मंथली मैगजीन, जिसमें कैटेगरी वाइज सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया है, ये लॉन्च हो चुकी है और अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको सपोर्ट करने के लिए ये भी एक मैगजीन है जो आपके रिवीजन के लिए है, जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे मार्च मंथ के 1 लाइनर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं
कि बार बार हर महीने मुझे मंथली मैगजीन खरीदनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, बार बार ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक करेंट अफेयर्स का ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स की मैगजीन, मतलब 3 मैगजीन, एक आपकी जो नॉर्मल करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है वो, फिर आपकी एक होती है बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन, और एक होती है जिसमें एमसीक्यू और वन लाइनर्स होते हैं। ये हर महीने तीनों मैगजीन्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें वीकली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब उसकी पीडीएफ को भी इंक्लूड किया है, और 2024 की मैगजीन्स भी इसमें इंक्लूड है, 6-6 महीने वाली। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। हमारे करंट अफेयर्स आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हमारे देश का वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अपना पहला ओवरसीज कैंपस ओपन करने जा रहा है इन दुबई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना IIM अहमदाबाद एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन दोनों के ओवरसीज कैंपस ओपन होने जाएंगे दुबई में। और ऑलरेडी IIT दिल्ली का ओवरसीज कैंपस UAE आबू धाबी में लॉन्च किया जा चुका है। रिसेंटली हुआ क्या है, शेख हमदन बिन मुबारक बिन राशिद अल मकतूम, जो कि क्राउन प्रिंस है दुबई के, वो विजिट करने आए हुए हैं भारत। और ड्यूरिंग द विजिट उन्होंने दिल्ली विजिट किया, मुंबई विजिट किया, एंड ड्यूरिंग द विजिट ये अनाउंसमेंट किया गया है कि IIM का पहला ओवरसीज कैंपस हम दुबई में इनॉग्रेट करेंगे। अब जब कोई क्राउन प्रिंस आता है या किसी देश का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जब हमारे देश में विजिट करने आते हैं, तो कई सारे एग्रीमेंट भी साइन होते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि IIM अहमदाबाद का कैंपस दुबई में ओपन किया जाएगा। कब तक, यहाँ पे इसका जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वो सितंबर 2025 तक ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहला ओवरसीज कैंपस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का भी कहां पर ओपन किया जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट एग्रीमेंट हुआ है शिप को रिपेयर करने के लिए। देखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राई डॉक वर्ल्ड, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे ड्राई डॉक वर्ल्ड को DP वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये बेसिकली UAE की एक कंपनी है जो कि शिप को रिपेयर करती है। ठीक है, तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड और ड्राई डॉक वर्ल्ड के बीच में भी शिप्स को रिपेयर करने के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, और जो रिपेयर फैसिलिटी है वो कोची में, केरला में और गुजरात में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है हेल्थ केयर, 100 बेड इंडिया UAE फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो है वो दुबई में सेटअप किया जाएगा। इंडिया और UAE की फ्रेंडशिप का हॉस्पिटल 100 बेड जिसमें होंगे वो कहाँ पर ओपन होगा, दुबई में। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, तो दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ओपन किया है इंडियन ऑफिस टू फैसिलिटेट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। इसके अलावा भारत मार्ट को भी UAE DP वर्ल्ड में तैयार किया जाएगा। भारत मार्ट क्या है, एक तरीके का मार्केट प्लेस है जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाता है। तो भारत मार्ट को भी दुबई में ओपन किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एग्रीमेंट इंडिया और दुबई के बीच में साइन हुए, मतलब UAE के बीच में साइन हुए। नेक्स्ट, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्रीमेंट है राफेल को लेकर। याद कीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था कि हमने 2016 में, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी था ना, 2016 में हमने फ्रांस से 36 राफेल को खरीदने की एक डील साइन की थी, और जो डील आपकी थी वो 59,000 करोड़ रुपीस की थी। याद आया, 36 राफेल्स को हमने परचेस कर लिया है। 2016 में डील हुई थी, 59,000 करोड़ रुपीस की डील थी। इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने राफेल को परचेस किया था। अब वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 राफेल्स को परचेस कर रही है हमारी इंडियन नेवी के लिए। तो 26 राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट की डील साइन हुई है, और इस 63,000 करोड़ रुपए की डील है, जो अभी तक की सबसे बड़ी फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भारत में देखने को मिलेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, और 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रांस से हम परचेस करेंगे। 63,000 करोड़ रुपीस की ये डील साइन हुई है। और ये जो हमने 36
राफेल खरीदे थे 2016 में जो डील साइन हुई थी, ये राफेल इंडियन एयरफोर्स के अंबाला एयरबेस में और वेस्ट बंगाल के बेस में ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। अब इस डील के बारे में बात की गई है, अप्रैल 2025 में डील साइन की गई है, जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबस्टीन सेबस्टीन लोकरनू इन्होंने विजिट किया था, ठीक है, तब ये डील को साइन किया गया है। ये जो राफेल मरीन फाइटर जेट हम खरीदेंगे, ये मिग 29 के फ्लीट को रिप्लेस करने का काम करेगा। इंडियन नेवी को पहला बैच 2029 में मिलेगा और फुल फ्लीट 2031 तक डिलीवर कर दी जाएगी। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, उनके द्वारा इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा इंडियन नेवी को 22 सिंगल सीटर जेट भी रिसीव हुए हैं, जिनको हमारे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में डिप्लॉय किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग रिसेंटली हुई है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड टाइम रेपो रेट को कट डाउन किया है। याद कीजिए, पहले हमारे देश की रेपो रेट 6.5 थी, फिर लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो 5 साल बाद, 5 इयर्स बाद रेपो रेट को 0.25 से कट डाउन करके 0.25 कर दिया गया था। अब इस सेकेंड टाइम रेपो रेट को कट डाउन करके 6% कर दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, पहले हमारा स्टांस कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा सा अकोमोडेटिव स्टांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आरबीआई की हुई थी और 2025-26 की ये पहली मीटिंग आपको देखने को मिली। इसको हेड कर रहे थे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा और 9 अप्रैल को ये मीटिंग कहां पर हुई थी, मुंबई में। इसमें 25 बेसिक पॉइंट से हमने रेपो रेट को कट डाउन कर दिया है और रेपो रेट आपको 6% देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत की जो रियल जीडीपी है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसे भी कट डाउन किया है। पहले एस्टिमेशन किया गया था कि 6.7% जीडीपी होगी, नाउ इसको कट डाउन करके 6.5% कर दिया गया है 2025-26 के लिए। तो जीडीपी और रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेपो रेट समझ में आ गया 6%। रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 3.35%। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मतलब आपका एसडीएफ, इसको 5.75% किया गया है। एमएसएफ और बैंक रेट सेम होते हैं, 6.25%। सीआरआर, आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर, ये 4.5% है और एसएलआर आपको 18% देखने को मिलेगा। जीडीपी 6.5% है। इसमें आपको आपका रेपो रेट नहीं भूलना है, बैंक रेट से क्वेश्चन आता है, एसएलआर और सीआरआर से क्वेश्चन आता है और जीडीपी से क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है और एसबीआई पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये एक स्टैचुरी बॉडी है, एक स्टैचुरी कमेटी है, जिसका फॉर्मेशन आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर 2016 में किया गया था। 2016 में पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, जो कि हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। इन्फ्लेशन क्या होगा, जीडीपी क्या होगी, रेपो रेट क्या होगा, इस तरीके से बातें की जाती है और साल भर में 4 टाइम्स इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। इस कमेटी के जो हेड होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। इनके अलावा अदर मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह, सौगाता भट्टाचार्य, डॉक्टर राजीव रंजन और राजेश्वर राव। तो इन टोटल 6 मेंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गठन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नासा वेलकम्स बांग्लादेश एज अ न्यूएस्ट आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरी। तो बांग्लादेश ने नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है और ऐसा करने वाला बांग्लादेश 54th नंबर का देश बन गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 54वें नंबर की कंट्री कौन सी है जिसने नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। सो इट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश बिकम द 54th कंट्री टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है पीसफुल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। अब नासा का जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये 2020 में है, जो कि गाइडलाइन बताता है कि आप किस तरीके से सेफ एंड सस्टेनेबल मैनर में स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अपकमिंग इनका यही टारगेट है, किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर पहुंचाया जाए और रिटर्न किया जाए एस्ट्रोनॉट को, ह्यूमंस को टू फ्रॉम द मून, ठीक है। एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के, जेनेट पेट्रो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, लोकसभा पासिस द कोस्टल शिपिंग बिल 2024। लोकसभा में रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट बिल पास किए गए हैं, ठीक है। कोस्टल शिपिंग बिल 2024
और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025, जो कि हमारे शिपिंग सेक्टर और एविएशन सेक्टर में इन्हांसमेंट लेकर आता है। ठीक है, यहाँ पे आज हमें बात करनी कोस्टल शिपिंग बिल के बारे में। कोस्टल शिपिंग बिल रेगुलेट करेगा हमारे वेसल्स को, चाहे वो इंडियन ओन वेसल्स हो, ओवरसीज वेसल्स हो, तो उन वेसल्स को कैसे रेगुलेट करना है, किस तरीके से इंडियन कोस्टल वाटर का इस्तेमाल करना है, टेरिटोरियल वाटर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें इस बिल में मेंशन की गई हैं। हम यहाँ पे कुछ मेजर हाईलाइट्स को कवर करेंगे। सबसे पहली बात, कोस्टल वाटर। तो जो टेरिटोरियल वाटर है उसको अप टू 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करने की बात की गई, अबाउट 22 किलोमीटर्स। इसके अलावा जो एडजॉइनिंग मैरीटाइम जोन है उसको भी अप टू 200 नॉटिकल माइल, अबाउट 370 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया गया है। नाउ बात करते हैं रिपील ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 1958 का एक्ट है उसको ही यहाँ पे रिपील करके ये जो नया बिल आया है कोस्टल शिपिंग बिल, इसे लेकर आया गया है। अब वेसल टाइप, इस बिल में किस प्रकार के वेसल्स को कवर किया गया है, तो आपकी शिप्स हैं, बोट्स हैं, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग मशीन्स हैं, ड्रिलिंग यूनिट्स हैं, वो सारी चीजें इस एक्ट के अंदर कवर करती हैं। नाउ बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। इसमें कहा है कि जो वेसल ओन किया जाता है बाय द इंडियन सिटीजन, 100% अगर कोई वेसल है जो इंडियन सिटीजन के द्वारा ओन किया जा रहा है, तो डोंट नीड अ लाइसेंस फॉर कोस्टिंग ट्रेड, उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेसल नॉट होली ओन बाय द इंडियन सिटीजन, अब किसी और फॉरेनर पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन है आपके वेसल में तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ओसीआई पर्सन है जो हायरिंग करते हैं वेसल अपने ऑपरेशन के लिए आउटसाइड द इंडिया, उनको भी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द लाइसेंस रिक्वायर्ड, उनको भी लाइसेंस से एग्जम्प्ट रखने की बात इस बिल में कही गई है। ठीक है, लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को दी गई है, जिसको अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब पेनाल्टी इंक्रीज की गई है। इस बिल में मैक्सिमम जो फाइन है अनलाइसेंस्ड कोस्टिंग ट्रेड के लिए वो 15 लाख रुपए या फिर 4 टाइम्स द गेन फ्रॉम द अनलाइसेंस्ड वोएज, मतलब 15 लाख रुपए आपको देने हैं, या फिर आपको जो भी वेसल से आपकी ट्रेडिंग करने से जो मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 4 टाइम्स आपको गेन का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात की है रिप्लेसेस इम्प्रिजनमेंट पेनाल्टी विद सिविल पेनाल्टी। पहले जो जेल का प्रोविजन था उसको हटाने की बात की गई है, अप टू 5 लाख रुपीज या ट्वाइस द गेन। ठीक है, इतना आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। नेशनल स्ट्रेटजी प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस एक्ट के आने के बाद आपके पास 2 साल का समय होगा, आपको नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है। फिर है नेशनल डेटाबेस। नेशनल डेटाबेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर कोस्टल शिपिंग टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाएगा। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है, रिमूव द जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन शिप एंड रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट फॉर इंडियन शिप बिल्डिंग, तो यहाँ पे फॉरेन वेसल्स को इंकरेज किया जा रहा है कि वो इंडियन शिप बिल्डिंग में मदद करें। अगर हम इंडिया के शिपिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो कार्गो ग्रोथ हमारे देश में हुई है। 119% हमारे देश में कार्गो ट्रैफिक या कार्गो ग्रोथ हुई है 2014 से 2024 के बीच में, और हमारा टारगेट है कि हमें 2030 तक 230 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करना है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने कहा है कि हमारे देश में जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 103% तक इंक्रीज हुई है लास्ट डिकेड में। हमारे देश की जो पोर्ट रैंकिंग है वो भी इम्प्रूवमेंट हुई है, 54 थी 2014 में और ये 38 नंबर पे है 2023 में। फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर गोल ये है कि हमें $82 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 2035 में, जिससे हम अपने मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट कर सकें। ठीक है, ये सारी बातें इस बिल में मेंशन की गई हैं। इस बिल से कई सारे वन लाइनर्स निकल के आ रहे हैं, तो उन वन लाइनर्स को याद रखना है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट है अबाउट द इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। लगातार आबादी बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो जिसके कारण जंगलों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट होता जा रहा है, नई कॉलोनीज बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसी के बारे में डेटा पब्लिश किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है भारत के सामने, और अभी आप देख सकते हैं कि तेलंगाना वगैरह में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है पेड़ों की कटाई को लेके, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंक्रोचमेंट का, फॉरेस्ट की कटाई का। इसमें कहा गया है कि 13,056
13,056 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंक्रोचमेंट के अंदर आ रहा है 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। इस डेटा को सबमिट किया गया है बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। किसे दिया गया है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। यहाँ पे जो टोटल आपका इंक्रोचमेंट एरिया है वो दिल्ली, सिक्किम और गोवा के टोटल एरिया के बराबर है। मतलब इतना ज़्यादा दिल्ली, सिक्किम और गोवा के एरिया को मिला दिया जाए, इतने बड़े एरिया में इंक्रोचमेंट किया गया है बाय द 25 स्टेट, जिसमें हमारा एमपी सबसे आगे है। मध्य प्रदेश में इंक्रोचमेंट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 5400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इंक्रोच किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आसाम और आसाम के बाद आपको कर्नाटका एंड महाराष्ट्र देखने को मिल जाएंगे। कुछ और इफेक्टेड स्टेट जैसे कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और झारखंड भी है। ठीक है, यहाँ पे 10 स्टेट है जिनकी रिपोर्टिंग नहीं की गई है, जिससे हमें नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, पूरे देश में एग्जैक्ट इंक्रोचमेंट कितना है, क्योंकि 10 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू एंड लद्दाख। अब हमारे देश में फॉरेस्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, हंटिंग करना, ग्रेजिंग करना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। फिर आते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने 409 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो इंक्रोचमेंट था उसे क्लियर करने का काम किया है। ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज ने मल्टीपल रिमाइंडर इशू किए थे जिससे स्टेट अपने डेटा को सबमिट करने का काम करें। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एसबीआई विड्रॉ अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट स्कीम फ्रॉम द 1 अप्रैल। याद कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की थी। एक है अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट स्कीम और दूसरा क्या था? अमृत वृष्टि था। याद आया? मैंने आपको सिखाया था। अमृत कलश जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम था, इसमें एफडी आपके 400 डेज की हुआ करती थी। कितने दिनों की हुआ करती थी? 400 डेज की, जिसमें आपके जो इंटरेस्ट रेट थे रेगुलर कस्टमर के लिए वो 7.10% थे और आपके जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए 7.60% आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते थे। ये क्या थी? आपकी अमृत कलश। अब अमृत वृष्टि स्कीम जो थी वो 444 डेज की थी। कितने दिनों की थी? 444 दिन की थी। ठीक है, अमृत वृष्टि स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 7.85% रेगुलर कस्टमर के लिए, आपको सॉरी यहाँ पे सीनियर कस्टमर के लिए 7.85% इंटरेस्ट रेट था। तो अमृत वृष्टि स्कीम तो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अमृत कलश जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है एसबीआई की, उसको डिसकंटिन्यू किया गया है 1 अप्रैल 2025 से। अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट स्कीम को हमने 12 अप्रैल 2023 को 12 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। बातें क्लियर हो गई हैं इतनी? चलो अगली कहानी समझते हैं। नेक्स्ट एंड 7 स्टार क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू पर्पस, फॉर योर मेंस, फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, आरबीआई परमिट एनपीसीआई टू इनहांस यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट। अभी चेंजेस हुए नहीं है, केवल यहाँ पे आरबीआई ने अलाउ किया है एनपीसीआई को कि आप ऐसे चेंजेस करो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव अ सिग्निफिकेंट अपडेट टू द यूपीआई फ्रेमवर्क by allow the National Payment Corporation of India to raise transaction limit for person to merchant। 2 प्रकार से पेमेंट होती है, एक तो पर्सन टू पर्सन पेमेंट होती है और दूसरी है पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट है, राइट। तो पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट जो लिमिट है, आप एक बार में कितना यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो? तो 1 लाख रुपए। आप किसी को भी करके देख लीजिएगा, 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या पर्सन टू मर्चेंट हो। अभी तक हमारे देश में ये करंट सिचुएशन है। तो जो पर्सन टू पर्सन आपका लिमिट है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, वो अनचेंज है। लेकिन जो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट है उनको बढ़ाने की बात की गई है। बोला है अप टू 2 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज तक इसको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ऐसा डिमांड की है, अप टू 2 लाख रुपीज और द 5 लाख रुपीज इन द स्पेसिफिक एरियाज, इसको इंक्रीज किया जाए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिल पे। ये रिकमेंडेशन रिसेंटली आए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आरबीआई का एक कैंपेन चलता है जिसका नाम है आरबीआई कहता है। आरबीआई क्या कहता है? जागरूक बनिए, है ना। जब भी आप कॉल करते हैं तो मैसेज सुनाई देता है ना, आरबीआई से भी कई बार आपने मैसेज सुना होगा, जागरूक बनिए, फ्रॉड कॉल से बचिए, फ्रॉड से बचिए, है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। तो आरबीआई कहता है कैंपेन आपने सुना होगा।
तो आरबीआई कैंपेन के अंदर एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की जा रही है बाय द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद का एक व्हाट्सएप चैनल ओपन कर रहा है जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन को इन्हांस करेगा। सिंपली इसमें स्कैनर कोड होगा और स्कैनर कोड को स्कैन करके आप आरबीआई के इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको रियल टाइम और एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने जो भी सीखा है कल मतलब 9 अप्रैल को हमने जो भी करेंट अफेयर्स पढ़े थे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, हम सभी को पता है कि स्लोवाकिया और पोर्चुगल की यात्रा पे गई हुई थी और इन्हें की ऑफ ऑनर इन द लिस्बन सिटी दिया गया है। इंडिया और पोर्चुगल के 50 इयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाई के, इसलिए एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया गया है जिसमें राजस्थान के कालबेलिया जो डांस होता है उसकी ड्रेस को डिपिक्ट किया गया है, पिक्चर किया गया है। फॉर्मर केरला मिनिस्टर एम ए बेबी, इन्हें 6 नंबर का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है सीपीआई-एम का। जस्टिस अरुण पाली, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट बनाया जा रहा है। पद्मश्री अवॉर्डी एंड फोक डांसर राई फोक डांसर राम साहेब पांडे का निधन हो गया है। राई बुंदेलखंड में परफॉर्म किया जाने वाला एक फोक डांस है और राई जो है वो स्टेट डांस भी है, राज्य की नृत्य भी है, किसका? मध्य प्रदेश का। फिर 10th नंबर की एनिवर्सरी हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सेलिब्रेट की है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 26 एडिशन ऑफ वीमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया है कि अर्बन एरिया में जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरिया। ठीक है, ये बातें मैंने कल डिस्कस की थी। फिर 7th एडिशन पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हुई है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। ये पार्ट है पोषण अभियान का और पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान से हुई थी 2018 में। फिर सऊदी अरेबिया ने 14 कंट्री पे एक टेम्पररी वीजा बैन इम्पोज किया है क्योंकि हज यात्रा की शुरुआत हो रही है और ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन ना पड़े। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया था नवकार महामंत्र दिवस जो कि 9 अप्रैल को मनाया गया जिसे जीतों ने ऑर्गेनाइज किया था। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20% पुलिस जॉब्स में रिजर्वेशन देंगे अग्निवीर के लिए। वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी अनाउंस की गई है जो कि 1 मई से इफेक्ट में आएगी। इसके अंदर 11 राज्यों में 26 आरआरबी का अमलगमेशन किया जाएगा और अभी हमारे देश में 43 आरआरबी है। अमलगमेशन के बाद 28 आरआरबीज आपको देखने को मिलेंगे। ब्राजील ने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को लॉन्च किया है COP30 की मीटिंग से पहले। COP30 की मीटिंग नवंबर मंथ में ब्राजील में होगी और इंडिया को 23-25 मतलब 2 सालों 25 to 27 2025 से 2027 मतलब 2 सालों के लिए यूएन के ISAR ग्रुप का मेंबर या चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। क्लियर? अंत में है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पास्ड बाय द लोक सभा introduce a comprehensive legal structure to promote economically reliable and sustainable coastal transportation and reducing the pressure on road and rail network. What is the target of coastal cargo traffic set by the coastal shipping bill? तो क्या टारगेट हमने सेट किया है? अभी हम लोगों ने इस बिल को डिटेल में डिस्कस किया था। आपको बस टारगेट बताना है क्योंकि मैंने कहा था कि इस बिल से काफी सारे वन लाइनर निकल रहे हैं। तो जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम पे और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।